दोस्तों जब भी हम अपना घर बुक करने जाते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि घर बुक करने से पहले हम अपनी होम लोन एलिजिबिलिटी चेक कर लें। अगर हम होम लोन एलिजिबिलिटी चेक नहीं करते हैं और घर बुक कर देते हैं तो जब अपन लोन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कि बैंक आपका लोन करने से मना कर दे या फिर हो सकता है कम लोन करे। तो इससे बचने के लिए अपने को बहुत ज़रूरी है कि हम अपने होम लोन एलिजिबिलिटी चेक कर लें। दोस्तों मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप दोनों ही तरीक़ों से अपनी होम लोन एलिजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हो, चाहे फिर आप सैलराइड हो या फिर आपका कोई बिजनेस हो। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बने रहिए। चलिए देखते हैं। फ्रेंड, जब भी आप घर बुक करने जाते हो तो कुछ फैक्टर्स रहते हैं जो आपको एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना चाहिए घर बुक करने से पहले। जैसे कि आपका, अगर आप एक सैलरीड कस्टमर हो, ये स्पेशली अभी मैं सैलरीड की बात कर रहा हूँ। अगर आप सैलरीड कस्टमर हो तो आपकी नेट और ग्रॉस सैलरी कितनी है। बहुत सारी बैंक देती है आपका नेट सैलरी पे कैलकुलेशन करती है, बहुत सारी बैंक है आपके ग्रॉस सैलरी पे कैलकुलेशन करती है। तो आपको दोनों भी पता रहना चाहिए। बहुत बार ऐसा मैं देखता हूँ कि लोग आते हैं घर बुक करने के लिए और उनको अपने नेट और ग्रॉस सैलरी में भी कन्फ्यूज़न रहता है। चलो, ग्रॉस सैलरी अगर नहीं भी पता है तो भी एटलीस्ट नेट सैलरी तो पता ही होनी चाहिए कि आपको हर महीने वो कितना सैलरी क्रेडिट होती है। सैलरी के बाद आपकी एज और आपके ऑब्लिगेशंस कि आपके क्या लोन वगैरह कुछ अगर चल रहे हैं तो वो भी आपको पता रहने चाहिए कि उसकी क्या EMI जा रही है। और उसके बाद आपका फॉयर तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मैं अभी आपको बताता हूँ फॉयर क्या है। एक्चुअली सारी जो बैंक्स रहती है फॉयर पर ही आपका पूरा कैलकुलेशन करती है। फॉयर क्या होता है, बैंकों ने फॉयर की एक रेंज डिसाइड करके रखी है कि इसी रेंज में अगर आपकी सैलरी इस रेंज में आती है तो आपको इतना फॉयर लेना है। फॉयर मीन्स फिक्स ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशो। जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कंपनियां हैं, वो सब एक मैट्रिक्स बना के रखे हुए हैं। जब भी आपका होम लोन एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है तो ये फॉयर यूज़ होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता नहीं है कि आपकी कितनी सैलरी पे कौन सा फॉयर मैट्रिक्स एप्लीकेबल होता है तो आपका एलिजिबिलिटी रॉन्ग हो सकता है। तो ये मैं जो आपको अभी चार्ट बता रहा हूँ ये आपका फॉयर का चार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक्चुअली आप कभी भी घर बुक करने जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारे बैंकर अवेलेबल रहते हैं। डेवलपर ने ये अच्छा करके रखा है कि बैंकर भी जो डेवलपर साइट रहता है वहाँ पे बैठते हैं, तो आप वहाँ पे अपनी एलिजिबिलिटी उनसे क्रॉस चेक करवा सकते हो। तो अगर सिर्फ आप उनसे पूछोगे कि भाई मेरा होम लोन एलिजिबिलिटी चेक कर दीजिए, तो वो चेक करके बता देगा कि सर आपकी ये सैलरी है और इतना आपका लोन बैठेगा। अगर आप बैंकर से पूछते हो कि भाई मेरा जो एलिजिबिलिटी तुमने चेक किया है इसमें तुमने फॉयर कितना लिया है, तो वो समझ जाएगा कि हाँ ये बंदे को नॉलेज है। फॉयर जो है आप अपने इनकम के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। उसका भी एक अपर लिमिट रहता है कि ये सैलरी पे इससे ज़्यादा फॉयर नहीं ले सकते। ये जो परसेंटेज यहाँ पे लिखे हुए हैं ऐसा नहीं है कि ये परसेंटेज फिक्स ही है या फिर ये ऊपर नीचे नहीं हो सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परसेंटेज डिपेंड अपॉन योर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, वो हिसाब से परसेंटेज ऊपर नीचे बैंक्स और फाइनेंस कंपनियां कर सकते हैं। अगर आप ये चार्ट चेक करोगे तो इसमें अगर आपका इनकम 3 लाख के नीचे है तो आप 30% का फॉर इसमें ले सकते हो। अगर आपकी जो सैलरी है वो 3 लाख से लेके 5 लाख के बीच में है तो 50 to 55% के बीच में फॉर रहता है। अगर 5 लाख से लेके 8 लाख के बीच में सैलरी तो 60% तक का फॉर जाता है, 55 to 60%। अगर आपकी सैलरी 8 लाख से लेके 10 लाख के बीच में तो 65% का फॉर लेते हैं। अगर उसके अबव है तो 65 और 70 तक लेते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये फॉयर जो भी है परसेंटेज आपको दिख रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि फिक्स है और ये चेंज नहीं हो सकते। ये बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट आप जितना कम फायर रखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि आप कंजेस्टेड नहीं रहोगे। अगर समझो आपने आपकी सैलरी जो भी XYZ है आपने उसमें 70% फॉर मार दिया है आपका होम लोन एलिजिबिलिटी के लिए, वो हिसाब से आपने घर बुक कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो अगर 70% आपने फॉर लेके करवा लिया, आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपकी जो 30% इनकम बच रही है क्या मुंबई में वो सफिशिएंट है आपको सर्वाइव करने के लिए या फिर आपकी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए। एक बार आप वो चेक कर लो। तो वही फायर का यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ होता है कि आप अपना होम लोन एलिजिबिलिटी या फिर जब आप घर ले रहे हैं उसमें जो लोन कितना होगा उसमें कितना परसेंटेज आपकी सैलरी का यूज़ होता है
वो आपका बताता है फॉयर। और बैंक लोग जो होम लोन एलिजिबिलिटी आपका कैलकुलेट करते हैं वो सब आपके अगर कुछ एक्सपेंसेस वगैरह चल रहे हैं, कोई लोन वगैरह ऑब्लिगेशन चल रहा है, तो वो सब ध्यान में रखते हैं। हम यहाँ पे एक बार प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं कि आप अपना होम लोन एलिजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हो। मान लीजिए कि आपकी सैलरी 80,000 है और आपकी जो एज है 28 ईयर्स है, और जो आप बैंक आपको रेट ऑफर कर रहे हैं वो आपका 6.70 है, ठीक है। अब आपकी जो सैलरी है 80,000, ये आप एक बार चेक कर लीजिए आपकी कौन से फॉयर मैट्रिक्स में बैठ रहा है। 80,000 की सैलरी है तो आपका 60-65 वाले मैट्रिक्स में बैठेगा। तो 80,000 की सैलरी पे अगर आप 60% का फॉर लेते हो, अगर आप 80,000 की सैलरी पे 60% फॉर लेते हो तो बचता है 48,000। अब इसको अगर आप कैसी में डालोगे, EMI 48,000, रेट और आपकी एज, तो आप एलिजिबल हो 74 लाख के लिए, ठीक है। बहुत सिंपल है। जो आपका EMI कैलकुलेटर है आपका प्ले स्टोर पे है, आप डाउनलोड कर सकते हो, बहुत अच्छा है। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर आपकी सैलरी 80,000 रुपये है, आपका एक कोई लोन चल रहा है, सपोज कार लोन चल रहा है, उसकी EMI जा रहा है 12,000 रुपये, ठीक है। आपकी एज 28 साल है और रेट जो आपको बैंक दे रही है वो 6.70 दे रही है, ठीक है। तो 80,000 की सैलरी में जो आपका फॉर मैट्रिक्स बैठ रहा है 60 से 65,000 के बीच में, तो उस पर आप फॉर ले लीजिए। 80,000 में मैंने फॉर ले लिया 60%, ठीक है। उसमें से आपका जो 12,000 रुपये का ऑब्लिगेशन है ये माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये जो अमाउंट बचा है ये EMI में डाल देता हूँ और आपका रेट डाल देता हूँ, आपकी एज डाल देता हूँ। अब आप जो एलिजिबल हो 55 लाख के लिए एलिजिबल हो। तो इस तरह से आप अपना होम लोन एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो कि आप, अगर आपकी 80,000 की सैलरी है तो मेरा जो लोन रहना चाहिए वो 55 लाख के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर आप 70 लाख का घर बुक कर रहे हो, 55 लाख लोन करवा रहे हो, तो रिमेनिंग आपको 15 लाख रुपए आपका ओन कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर उतने कंट्रीब्यूशन आपके पास है तो आप घर बुक कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर मान लीजिए आपकी सैलरी, नेट सैलरी 80,000 रुपये है और आपके दो ऑब्लिगेशन है, एक आपका कार लोन जा रहा है 12,000 रुपये का और एक आपका पर्सनल लोन जा रहा है, दोनों में मिला के जो आपकी EMI जा रही है 22,000 रुपये की जा रही है। अगर आपने आपका सैलरी में से पहले ऑब्लिगेशन माइनस करते हो उसके बाद फॉर एप्लीकेबल करते हो तो वो रॉन्ग है, वो मत करना, वो गलत है, ठीक है। सैलरी में से सबसे पहले आपको फॉर माइनस करना है, उसके बाद आपके जो भी ऑब्लिगेशन चल रहे हैं उसकी EMI माइनस करनी है, ठीक है। तो ये आपकी सैलरी है, इसमें से मैंने फॉर पहले माइनस कर दिया और उसके बाद आपका जो लोन चल रहा है 22,000 रुपये का ऑब्लिगेशन वो मैंने माइनस कर दिया है। अब यहाँ पे आपकी एज वही पकड़ते हैं, आपकी रेट भी वही पकड़ते हैं। अब एक एलसी में EMI, रेट, एज डाल देते हैं। अब आप जो एलिजिबल हो वो 40 लाख के लिए एलिजिबल हो। बहुत सिंपल है, आप इसे एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। ये तो हो गई दोस्तों आपका इनकम के हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी। सेकेंडली आपको सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना है। आपको ये भी क्रॉस चेक करना है कि आपका प्रॉपर्टी के हिसाब से आपका एलिजिबिलिटी कितना बैठेगा, कितना फंडिंग होगा। मान लीजिए आप एक प्रॉपर्टी देख रहे हैं, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, मान लीजिए उसमें आपका एग्रीमेंट वैल्यू 40 लाख का है, GST है 3 लाख की GST है और मेंटेनेंस जो पोजीशन चार्जेस बोलते हैं वो 7 लाख के करीब है। तो टोटल जो कॉस्ट बनती है वो आपकी 50 लाख की बनती है। इसमें एक चीज़ और रहता है, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन जो आपको करना रहता है। ये बैंक या फिर फाइनेंशियल कंपनी नहीं पकड़ती क्योंकि ये गवर्नमेंट के चार्जेस रहते हैं। जब आप ये करते हो तभी आपका एग्रीमेंट बनता है, ये फंडिंग के अंदर इंक्लूड वगैरह नहीं होता है। तो हम अभी जो पकड़ रहे हैं वो आपका एग्रीमेंट वैल्यू, GST और मेंटेनेंस चार्जेस, ये 3 चीज़ पकड़ रहे हैं। इसमें मान लीजिए आपकी जो फ्लैट कॉस्ट है वो 50 लाख की आ रही है। अब अगर कोई बैंक बोलते कि सर हम आपको एग्रीमेंट वैल्यू का 95% फंडिंग करेंगे, तो वो आपको फंडिंग मिलेगा 38 लाख की। अब भले आपकी एलिजिबिलिटी वहाँ पे पहले बन रही थी 74 लाख की इनकम के हिसाब से, बट प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको फंडिंग मैक्स टू मैक्स मिल सकती है 95% ऑफ योर एग्रीमेंट वैल्यू। तो वहाँ पे आपको 38 लाख के ऊपर लोन नहीं मिलेगा। अगर वहीं पे कोई बैंक बोलता है कि मैं आपको 90% फंडिंग करूँगा आपके एग्रीमेंट वैल्यू पे, तो भले आपकी इनकम के हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी 74 लाख की है, बट प्रॉपर्टी के हिसाब से वो आपको अगर 90% फंडिंग कर रहा है आपके एग्रीमेंट वैल्यू पे, तो वो 36 लाख के ऊपर नहीं कर पाएगा, भले आपकी एलिजिबिलिटी कितना भी रहने दो।
तो दोस्तों आपको दोनों भी क्रॉस चेक करने हैं कि मेरा इनकम के हिसाब से तो इतना एलिजिबिलिटी है और प्रॉपर्टी के हिसाब से मुझे कितना फंडिंग मिलेगा। और यहाँ पे चलिए आपका जो एलिजिबिलिटी है वो थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं इनकम के हिसाब से, 74 ना पकड़ के अपन सिर्फ 40 लाख पकड़ते हैं। अगर आपका फ्लैट कॉस्ट, टोटल फ्लैट कॉस्ट पे कोई 90% फंडिंग कर रहा है 45 लैक्स, बट आपका एलिजिबिलिटी इनकम के हिसाब से सिर्फ 40 लाख है, तो आपको वो 40 लाख के ऊपर नहीं दे पाएगा। तो आपको दोनों भी चीज़ चेक करना है प्रॉपरली, उसके बाद ही आप घर बुक कीजिए। आपका आगे का प्रोसेस बहुत अच्छा रहेगा, स्मूथ रहेगा। ये तो हो गया सैलराइड होम लोन एलिजिबिलिटी। वैसे ही सेल्फ एम्प्लॉयड होम लोन एलिजिबिलिटी भी रहता है। सेल्फ एम्प्लॉयड में भी 2 कैटेगरी रहते हैं, एक सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल रहते हैं और एक सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल रहते हैं। अब प्रोफेशनल में कौन, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, लॉयर हो गए, CA MBA, who are educationally qualified and set up their own business, they are professional self employed। और आपके जो नॉन प्रोफेशनल है जैसे ट्रेडर्स हो गए, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, जो एजुकेशनली क्वालिफाइड नहीं है बट वो मास्टर है अपने बिजनेस में, तो वो नॉन प्रोफेशनल में आते हैं। दोनों का कैलकुलेशन सेम रहता है, सिर्फ आपका इनकम ऊपर नीचे हो सकता है। अब सेल्फ एम्प्लॉयड में ITR फाइल करना पड़ता है, ITR मैंडेटरी है। अगर कोई नहीं करता तो फाइल कर दीजिए भाई। जो भी आपका ITR रहेगा, आप ईयरली ITR पे करते रहोगे, वो डिवाइड बाई 12 कर दोगे तो आपको मंथली इनकम आ जाएगा। जैसे आपने सैलरी का कैलकुलेशन किया सेम वैसे यहाँ पे करना है। बट बहुत सारे यहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जो टैक्स बचाने के चक्कर में ITR कम फाइल करते हैं। ये सब ऊपर वालों को भी पता रहता है, बैंक को भी पता रहता है कि ये भाई बंदे का ITR कम है। क्रेडिट टीम आपका बैंकिंग ट्रांजेक्शन ही चेक करती है और उसी के बेसिस पे आपको लोन करती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि अभी जब भी आप अपना घर बुक करने जाएंगे तो उससे पहले आप अपनी होम लोन एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक कर लेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।